जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 में 10वीं क्लास के साइंस के पार्ट 1 में शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन हम बता दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। आज हम बताने वाले हैं ब्रह्मी। यहाँ से अम्ल को तनु, यहाँ तनु लिखनी चाहिए, अम्ल को तनु करने पर या तनु अम्ल करने पर H3O+ का सांद्रण कैसे परिवर्तन हो जाता है। यहाँ से आप क्वेश्चन देखने वाले हो। इससे पहले चालकता क्या होता है, चालक क्या होता है, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक क्या होता है, संक्षिप्त में पूरा का आंसर बता दिया गया था। तो आइए आज हम 12 नंबर से क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये कहाँ तक जाएगा, 22 तक, 25 तक, जहां तक चला जाए। 25 को क्वेश्चन है जिसमें से 11 को बता दिया गया है। देखो, अम्ल को तनु करने पर H3O+ का सांद्रण कैसे परिवर्तन होता है। तो कहोगे जब किसी अम्ल को तनु किया जाता है, तनु मतलब एक होता है तनु अम्ल, एक होता है अम्ल। अम्ल देखो दो कैटेगरी में होता है ना, एगो सांद्रण में देखोगे 2 कैटेगरी में होता है, एगो तनु अम्ल और एगो क्या होता है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, याद कर लेना। तनु का मतलब यहाँ क्या होता है, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। आज हम देखने वाले हैं दूसरा कैटेगरी में, जब किसी अम्ल को तनु किया जाता है तो इसका अर्थ ये है कि अम्ल की पानी मिलाया जाता है। अम्ल में क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में अम्ल में मौजूद H3 इसे ना H3O+ आयंस में ना, ठीक है, H3O+, क्योंकि टाइपिंग में ना 3 नीचे पावर की ओर बहुत कम लिखा पाता है, इसलिए H3O+ आयन समझोगे। आयनों जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसे हिंदी में क्या पढ़ोगे, हाइड्रोनियम आयन इसे पढ़ा जाता है। हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। पहला, सांद्रण में कमी होती है, दूसरा अम्लीयता में कमी होती है। तो परिवर्तन कैसे होता है, परिवर्तन होता है, सांद्रण में कमी आती है, इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है, अम्लीयता में कमी आता है, इस पर भी परिवर्तन हो जाता है। तो देखो इसका मूल आंसर एक होगा। मूल आंसर की बात करें, अम्ल को जब तनु किया जाता है हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण, तब उसमें कैसे परिवर्तन होता है। तो कहोगे सांद्रण में कमी के जैसा परिवर्तन होता है और अम्लीयता में कमी के जैसा परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जब किसी अम्ल को तनु किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि अम्ल में पानी मिलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में अम्ल में मौजूद हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। कैसे, पहला सांद्रण के रूप में, यहाँ देखो इस शब्द गलत लिखा गया, सांद्रण के रूप में परिवर्तन होता है, दूसरा अम्लीयता के रूप में परिवर्तन होता है। ये आंसर मूल होगा, ठीक है। इस प्रकार आप आंसर अपना लिख देना। अगला देखो 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में, देखो ध्यान से क्वेश्चन है, कमेंट्री के है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया जाता है। देखो आवर्त सारणी को सजाने की बात है तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग साइंटिस्टों ने सजाया है। इसमें देखोगे आवर्त सारणी के जनक यदि आपसे पूछा जाए तो बताओगे मेंडलिट हैं, और वहीं आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है तो बताया जाता है मोसले। कौन है, मोसले। तो अगर हम बात करें आधुनिक मतलब मोसले साहब के आधार पर, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है, तो कहोगे तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। किसके आधार पर सजाया गया है, परमाणु तत्वों के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या क्या करती है, बढ़ती है। जैसे बाएं है हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे इधर से इधर जाएगा ना तो बढ़ेगा परमाणु संख्या। और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्रमिक रूप से बदलते हैं, इस प्रकार उनके परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। इस आंसर तो लिख ही लोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला, 14 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन प्राप्त करने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखें। क्वेश्चन पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन प्राप्त करने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर से कामना चीज में मिलाओगे कि क्लोरीन प्राप्त होगा, इसके लिए समीकरण लिखोगे। तो लिखोगे पहला बात कि ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 2 अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया इस प्रकार है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन प्राप्त करने वाली 2 अभिक्रिया का समीकरण निम्न है। पहला है अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर, जब ब्लीचिंग पाउडर को एक अम्ल जैसे HCl के साथ अभिक्रिया या मिलाया जाता है तो यहाँ क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। जैसे CaOCl का होल पावर नीचे 2 लिखना, प्लस 2HCl बराबर CaCl2 प्लस H2O2 नीचे लिखना, O प्लस Cl2 नीचे लिखना, ठीक है। तो ये हो गया, जब ब्लीचिंग पाउडर को
अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन की प्राप्ति होती है। ये लिख लोगे। तो पहला क्या बताओगे, पहला क्लोरीन प्राप्त करने की अभिक्रिया है कि ब्लीचिंग पाउडर से HCl के साथ अभिक्रिया करा दो और तभी क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस उत्पन्न हो जाएगा। जैसे में है समीकरण लिख देना, ठीक है। ये तो पहला विधि हुआ। और दूसरा विधि ये है, दूसरा विधि कि ब्लीचिंग पाउडर को पानी के संपर्क में लाने पर, क्या बोला है, ब्लीचिंग पाउडर को पानी के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। जैसे CaOCl का होल ट्वाइल प्लस H2O बराबर CaOS का होल ट्वाइल प्लस Cl2। तो जब भी 2 की बात होता है ना तो पावर में लिखना, नीचे की ओर लिखना, ठीक है। इन अभिक्रिया में से पहली अम्ल के साथ क्लोरीन प्राप्त करने का अधिक प्रभावी तरीका होता है। तो बताओ ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, समीकरण लिखना है। तो कहना ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन प्राप्त करने का दो अभिक्रिया है। पहला अम्ल के साथ मिलाने पर क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाता है। दूसरा हाइड्रोजन अर्थात कह सकते हो जल के साथ संपर्क में, ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ संपर्क में लाओगे ना तो भी क्लोरीन गैस प्राप्त करा देता है। इस प्रकार दोनों समीकरण लिख दोगे। एक है 15 नंबर क्वेश्चन, देखो मस्त वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरो क्या, न्यूरॉन वाला न्यूरो बना है, ये दिमाग से जुड़ा हुआ है, बायोलॉजिकल क्वेश्चन है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो कहोगे न्यूरोट्रांसमीटर एक रासायनिक संदेश वाहक है जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संदेश संचरण करता है। उदाहरण के लिए डोपामिन और सेरोटोनिन। ये कोशिका के अंदर न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक प्रकार की कोशिका होता है, दिमाग के अंदर जो पाए जाने वाली कोशिका होते हैं उसी को न्यूरॉन बोला जाता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी सबसे लंबी कोशिका होती है ना, सबसे लंबी वो न्यूरॉन ही होता है, ठीक है। तो कहोगे ट्रांसमीटर क्या है, एक प्रकार की ऐसी रासायनिक संदेश वाहक होता है, मतलब मैसेज को, संदेश को पहुंचाने वाला वाहक होता है जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संदेश संचरण करता है। जैसे में डोपामिन और सेरोटोनिन, ये क्या करता है, संदेश पहुंचाता है। अगर कहीं किसी भी अंग में कोनो परेशानी है तो उन सभी अंगों के समस्याओं को पहुंचाता है दिमाग तक। अगला क्वेश्चन पूछेगा प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर बतावें। ये कल वाले वीडियो में डिटेल में बताया गया था, जाकर वहां से आप देख लेना। यहाँ फिर भी बता देते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, स्वचालित प्रतिक्रिया, जैसे गर्म चीज को छूने पर हाथ खींचना। अब प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, तंत्रिका आवेग के मार्ग जिससे क्रिया होती है। देखो प्रतिवर्ती चाप जो होता है एक प्रकार के रास्ता होता है जिससे प्रतिवर्ती क्रिया होती है। तो कहना तंत्रिका आवेग का एक मार्ग होता है जिससे प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है या फिर कार्य करती है। अब प्रतिवर्ती क्रिया वो होती है जो आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होता है। जैसे गर्म, जैसे कोनो अचानक कहीं बैठे हुए हैं, ऐसे मस्ती से डोल रहे हो, घूम रहे हो और अचानक कहीं गर्म चीज में छुआ गया तो हाथ अचानक हट जाता है, तो उससे आपातकालीन परिस्थितियों में कहोगे प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया हो रहा है। जैसे गर्म चीज को छूने पर हाथ खींचना, अचानक किसी एकाएक को देखकर एकदम डर जाना, इस सब प्रतिवर्ती क्रिया होता है। तो कल वाला वीडियो में डिटेल में बताया गया था, जाकर वहां देख लेना। ऑपरा क्या होता है, ऑपरा सुनते हो, ऑपरा ना बायोलॉजिकल भाषा का शब्द है ऑपरा, जिसे प्लेसेंट्रा कहते हैं, प्लेसेंट्रा। ऑपरा क्या होता है, जैसे भोजपुरी में कहा जाता है जैसे बकरी बच्चा देते उसके बाद से झाड़ गिरता है, झाड़ समझते हो, तो उसी प्रकार जो एक लेडीज होती है ना वो भी संतान उत्पन्न कर देती हैं, तो संतान उत्पन्न करने के बाद ये भी अपरा गिरता है। तो अपरा क्या होता है, एक प्रकार के, अब समझ रहे ठीक है ना, अब ज्यादा डिटेल में मत पूछना। अपरा एक अंग है जो गर्भवती महिला में भ्रूण और मां के बीच पोषक तत्वों और ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करता है। जब संतान उत्पन्न होता है ना, तो संतान उत्पन्न होने से पहले जो बच्चा जिस थैली में रहता है उस थैली में पोषक तत्व होता है, बच्चा के लिए उपस्थित रहता है। तो बच्चा जब हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है संतान, उसके बाद जितना पोषक तत्व होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, सब पूरा लेला देला थैलिया निकलता है, उसी को झाड़ बोलते हैं, उसी को अपरा बोलते हैं, ठीक है। तो परिभाषा याद रखना। अपरा एक ऐसा अंग है, एक प्रकार के थैलीनुमा संरचना अंग है जो गर्भवती महिला में भ्रूण और मां के बीच, भ्रूण क्या होता है, जब संतान जब पेट में बढ़ रहा होता है, विकास हो रहा होता है संतान का, तो उसे भ्रूण बोलते हैं। तो भ्रूण और मां के बीच पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करता है, उसी को हम अपरा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और देखो क्वेश्चन अधूरा लिखा गया है इसलिए हम इसे छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा में कौन से दो कंपनाएं होती है। कंपनाएं मतलब होता कंपन होना, वाइब्रेशन होना। तो
तो प्रतिवर्ती धारा क्या होता है? दृष्ट धारा। एक होता है प्रतिवर्ती धारा। दृष्ट धारा का मतलब होता है, देखो डीसी में एसी में बहुत अंतर होता है। डीसी में एसी में अंतर देखो ना, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसे हिंदी में दृष्ट धारा बोलते हैं। एसी को हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती धारा, जिसे इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। तो ये बिजली जो सरकारी बिजली जो देख रहे हैं ना, इस होता है प्रत्यावर्ती धारा। और जो बैटरी का जो बिजली होता है, बैटरी से जो चार्ज लेते हैं, वो होता है दृष्ट धारा। तो ये कह रहा है कि प्रत्यावर्ती मतलब एशिया वाला में कौन कौन सी कंपनियां होती है? तो पहले वोल्टेज का आवधिक परिवर्तन, धारा का आवधिक परिवर्तन, वोल्टेज का अत्यधिक परिवर्तन, यहाँ लिखना वोल्टेज का अत्यधिक लिखना, यहाँ अत्यधिक परिवर्तन, धारा का अत्यधिक परिवर्तन, ये सब कंपन उत्पन्न करता है। तो दो गो कंपनियां कौन कौन है? वोल्टेज का अत्यधिक परिवर्तन और धारा का अत्यधिक परिवर्तन होता है। फ्यूज तार की 3 विशेषता बताना। पहले का कह देना फ्यूज तार की परिभाषा बता देना जैसे बताया गया है। उसके बाद देखना फ्यूज तार की 3 विशेषता में पहला विशेषता, यह इसका गलनांक निम्न होता है, यह उच्च प्रतिरोध का होता है, अधिक धारा पर पिघलकर सर्किट तोड़ देता है। सर्किट मतलब तार को तोड़ देता है और हमारा उपकरण जो होता है ना बच जाता है। समझ रहे हो? तो फ्यूज तार की 3 विशेषता ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखो। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चूना पानी में घोलने पर क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति है कार्बन डाइऑक्साइड को चूना में घोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड चूना पानी में घोलने पर क्या होता है? तो कहोगे कम मात्रा में घोल दूधिया हो जाता है। दूसरा, अधिक मात्रा में सफेदी गायब हो जाता है। तो क्या होता है? तो कम मात्रा में घोल क्या हो जाता है? दूधिया मतलब दूध कलर का हो जाता है। और दूसरा बात है, पहला बता देना और दूसरा बताना, तो अधिक मात्रा में जो सफेद होता है ना वो गायब हो जाता है। सफेदी क्या होता है? गायब हो जाता है। तो यही बात है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूना पानी में घोला जाता है तो इस सब परिवर्तन देखने को मिलता है। समझा? अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लैरिक्स क्या है? लैरिक्स देखो जहां से आवाज निकलता है वो लैरिक्स होता है। कैसे कहोगे? लैरिंग्स आवाज उत्पन्न करने का एक अंग होता है, जहां से आवाज निकलता है उसी को लैरिक्स कहा जाता है। इसे हिंदी में स्वर तंत्र बोलते हैं। स्वर तंत्र, यह स्वर तंत्र या वोकल कार्ड को संपादित कर ध्वनि उत्पन्न करता है। यह स्वर तंत्र को संपादित करता है और वहां से ध्वनि मतलब उच्चारण करता है, आवाज निकलता है। तो लैरिक्स क्या है? तो कहोगे लैरिक्स आवाज उत्पन्न करने का एक अंग होता है जो स्वर तंत्र को संपादित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। 23 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? तो कल बताया गया था, कल वाले वीडियो में नाभिकीय विखंडन एक होता है, नाभिकीय संलयन, दोनों के दोनों एकदम डिटेल में बताया गया। पहला वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां लिंक दिया हुआ है, जाकर उस वीडियो को आप देख लेना। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब जो दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और जिससे अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे सूर्य पर होता है, परमाणु बम में होता है, हाइड्रोजन बम में होता है। और नाभिकीय विखंडन की जब बात करें, नाभिकीय विखंडन ये क्या करता है? एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूटकर अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? विद्युत गति क्या होता है? विद्युत गति क्या होता है? ध्यान से सुनो, विद्युत गति क्या होता है? विद्युत आवेश का गति करना विद्युत गति कहलाता है। विद्युत आवेश, विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन जो सतत प्रवाह जो होता है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत आवेश का गति करना विद्युत गति कहलाता है। यह धारा के प्रवाह को दर्शाता है। ठीक, तो बहुत आसान है। 1 नंबर में 2 नंबर में पूछेगा तो कह देना विद्युत आवेश का गति करना विद्युत गति कहलाता है। यह धारा के प्रवाह को दर्शाता है। ठीक है, धारा के प्रवाह को दर्शाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में सतत प्रवाह होता है उसको विद्युत धारा कहते हैं, जिसका यह सही मात्रक एम्पियर होता है। तो कुछ अपने मन से भी शब्द सीमा जोड़ देना ताकि कंटेंट बढ़ जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर करना क्यों आवश्यक है? देखो क्वेश्चन पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर करना क्यों आवश्यक है? आर्द्रता का मतलब होता है नमी। जब किसी का हाथ टूट जाता है तो हाथ टूटने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस कराया जाता है। देखना सफेद सफेद ऐसे कराया जाता है, ऐसे प्लास्टर होता है ना, तो उससे कहा जाता है कि आप जब नहाओगे ना तो उसे दूरी रखना। शुरू में जब सूख जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस कराया जाता है तो पानी से आर्द्रता से दूर रखा जाता है। आखिर क्यों आवश्यक होता है? तो कहोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस
आर्द्रता अर्थात नमी से दूर रखना आवश्यक है, क्योंकि जल का यह अवशोषण करता है। कारण क्या है, डॉक्टर क्यों बोलता है कि प्लांटर ऑफ पेरिस को पानी से दूर रखिए? दूर रखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो जल का अवशोषण कर लेता है। जब जल का अवशोषण करेगा तब जल्दी से भीग जाएगा, भीगने के बाद वो सब लद लद गिर जाएगा, सूखेगा नहीं। तो पहला है जल का अवशोषण कर लेता है, इसलिए। दूसरा गुणवत्ता में कमी आ जाता है, इसलिए पानी से दूर करने का सलाह दिया जाता है। तो जल का अवशोषण कैसे करता है? तो कहोगे प्लांटर ऑफ पेरिस हवा में नमी को अवशोषित करके पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और जिप्सम में बदल जाता है। इसलिए प्लांटर ऑफ पेरिस को पानी से दूर करने की जरूरत होती है। दूसरा बताओगे जिप्सम बनने के कारण इसकी कठोरता और ताकत में कमी आ जाती है, जिससे इसका उपयोग करना व्यवहारिक नहीं रह पाता है और वो जल्दी से वो ठीक भी नहीं कर पाता है। तो क्या लिखे हो, जब जिप्सम बन जाए ना, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है सुखा कर। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी जब सटा दोगे ना, तो फिर से पुनः गिलपुंक हो जाएगा, मतलब गीला हो जाएगा। तो जब गीला हो जाएगा तो अपनी वास्तविक काम नहीं कर पाएगा। हाथ ठीक करने के लिए लगाया गया था, वो हाथ ठीक भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइट नहीं है। जब टाइट नहीं है तो ठीक नहीं हो पाएगा, इसलिए पानी से दूर करने की सलाह दी जाती है। जब पानी जब मिल जाता है ना, तो इसकी जिप्सम बनने के कारण पानी से मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो क्या होगा, गीला हो जाएगा। जब गीला हो जाएगा इसका मतलब जिप्सम कहलाएगा, जिप्सम। आज जिप्सम बनने के कारण इसकी कठोरता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ताकत में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिससे इसका उपयोग करना व्यवहारिक नहीं हो पाता है। ठीक है, स्टोर करने में कठिनाई होती है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब नमी आ जाएगी तो इसका मतलब है कि गीला हो जाएगा, फिर से स्टोर करने में कठिनाई आती है। आर्द्रता के कारण यह चिपचिपा और गीला हो जाता है, जिससे इसका भंडारण और उपयोग करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को सूखी और सील की गई स्थिति में रखना आवश्यक है, ताकि यह नमी के संपर्क में न आए और अपनी गुणवत्ता बनाए रखे। तो ये अपने मन से बाबू इसमें से छांट छांट कर 2 नंबर के लायक लिख लेना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लिखेगा, पहले लिख देना प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना अति आवश्यक है, क्योंकि यह जल का अवशोषण करता है। और तब एक आगे एक लाइन लिख देना, और ये में से एक लाइन बना के लिखना। और दूसरा लिखना गुणवत्ता में कमी आती है, फिर इसके आगे लिख देना। एक और लाइन लिखना, 2 नंबर के है ना, 1 से 1.5 लाइन लिखना। 1.5 लाइन में 1.5 लाइन में आगे कोड भाषा, बस इतना कर लेना, हो जाएगा 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन है आपसे किण्वन की क्रिया क्या होती है और इसमें कौन सी गैस निकलती है। देखो गैस जब भी पूछेगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है, किण्वन किसे कहते हैं? जटिल पदार्थों को एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में बदलना किण्वन कहलाती है। किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ तक सही है, आगे बढ़ो। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्म जीव ईस्ट और बैक्टीरिया जैसे कार्बोहाइड्रेट को अपघटित करता है और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे एरोबिक प्रक्रिया के विपरीत एनाएरोबिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 नंबर में, तो 2 नंबर में अगर लिखना भी चाहते हो ना तो यहाँ तक लिख सकते हो। यहाँ तक लिख लेना, मतलब एक परिचय के रूप में एक किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्म जीव कार्बोहाइड्रेट को अपघटित करता है। जो शर्करा जिसमें मिठास चीज होता है ना, उसी को अपघटित करता है, सड़ाता है, गलाता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में बदलता है। तो किण्वन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव कार्बोहाइड्रेट को अपघटित करता है। ठीक है, इतना बात क्लियर। तब लिखना किण्वन की प्रक्रिया। किण्वन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अपघटन होता है और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। बस हो गया, इतना काफी है। तब लास्ट में लिखना किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। बस इतना 3 बात लिखना। पहले यहाँ तक ये लिख लेना, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिख लेना, और तब लिखना किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, देखो मूत्र कैसे बनता है। तो सबसे पहले लिखोगे ब्रिक रक्त का छानता है तो उस समय अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है, मूत्राशय में जमा हो जाता है।
इस प्रकार मूत्र बनता है। तो मूत्र कैसे बनेगा? किडनी हमारे पास 2 होता है। जब खून चलता है किडनी से होकर गुजरता है तो उस किडनी से गुजरने के बाद उसमें होता है बोमेन समपुट, नेफ्रॉन होता है, वो सब छानता है। छानने के बाद खून अलग हो जाता है, उसमें जितना अपशिष्ट पदार्थ होता है पानी वो सब निकलकर मूत्राशय में आ जाता है। इस प्रकार मूत्र बनता है। मूत्र बनने की मात्रा नियमन गुर्दा, इसी को गुर्दा को ही क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं, किडनी भी कहते हैं, द्वारा किया जाता है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन और अल्डोस्टेरोन के माध्यम से जल और लवण संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी और अधिकता के आधार पर मूत्र का मात्रा नियमित होता रहता है। देखो मूत्र का जो नियमन होता है ना, वो कौन कौन हार्मोन की वजह से होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन और अल्डोस्टेरोन। 2 हार्मोन के नाम याद रखना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एक होता है अल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसके माध्यम से जल और लवण को संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे शरीर की में पानी की कमी और अधिकता के आधार पर मूत्र का नियंत्रण होता रहता है। ये 2 नंबर में लिख लेना। अगला क्वेश्चन, उच्च संगठित पदार्थों में वहन तंत्र का घटक कैसे होता है? ये क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है, छोड़ दो, मस्त नहीं है। जो बिहार बोर्ड में पूछने लायक है वो सुनो, जो बिहार बोर्ड में पूछ ले। जैसे 29 नंबर क्वेश्चन देखो, अवशेषी अंग किसे कहते हैं? अवशेषी का मतलब होता है जब मनुष्य जब आदि मानव हुआ करता था ना, तो उस समय उस अंगों की जरूरत था, लेकिन आज उस अंगों की जरूरत नहीं है। तो देखोगे, कह देना जब मनुष्य आदि मानव था तो उस समय किसी विशेष प्रकार के अंगों की जरूरत था, लेकिन आज उन अंगों की जरूरत नहीं पड़ता है। उसी अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, अवशेषी अंग किसे कहते हैं? तो वे अंग जो विकास के दौरान किसी विशेष कार्य के लिए उत्पन्न हुए थे। जब विकास मनुष्य के हो रहा था तो उस समय उस अंगों का विकास हुआ था, उस अंगों का काम था, उस अंगों के कार्य था, लेकिन समय के साथ उनका कार्य और महत्व समाप्त हो गया है। ये अंग शरीर में मौजूद रहते हैं लेकिन अब उनका उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ लिख देना, लेकिन समय के साथ उन अंगों का कार्य और महत्व समाप्त हो गया है, उसी को अवशेषी अंग कहते हैं। ये अंग शरीर में मौजूद है, आज भी है, लेकिन अब उनका उपयोग नहीं होता। जैसे देखोगे मानव में कुछ अंग है, जैसे अपेंडिक्स एक अंग है जो पहले के आदि मानव में हुआ करता था, आज भी है, लेकिन आज उस अपेंडिक्स के छोटी आंत में इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कठोर जो भोजन किया जाता था ना, उसका पाचन में सहायता करता था। लेकिन आज हम लोग पका कर खा रहे हैं, तो इसका जरूरत नहीं पड़ता, छोटियां आते पूरा कर देता है। आगे देखोगे पेल्विक हड्डी जो जंगली पूर्वजों के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन अब इनका कार्य नहीं है। एक वही अपेंडिक्स बता देना, एक पेल्विक हड्डी बता देना। ये 2 पहले जरूरत ज्यादा था, आज जरूरत नहीं है, इसी को अवशेषी अंग कहा जाता है। पाचक एंजाइम के काम बताओ। पाचक एंजाइम लास्ट काम है, तो पाचक एंजाइम क्या होता है? ऐसे एंजाइम जो भोजन को पचाता है, उसी को पाचक एंजाइम कहा जाता है। पाचक एंजाइम शरीर में भोजन को पाचन में सहायता करते हैं। ये एंजाइम बड़े खाद्य कणों को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, जिससे शरीर उन्हें अवशोषित कर देता है। पाचक एंजाइम के कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, पाचक एंजाइम किसे कहते हैं? ऐसा एंजाइम जो भोजन को, शरीर में उपस्थित भोजन को छोटे छोटे भोज्य पदार्थों में तोड़ता है, उसी को पाचक एंजाइम कहते हैं। इसका कार्य निम्न है। पहला काम बताओगे, एमाइलेज, पेप्सिन, लिपेज, लाइपेज इसे कहते हैं, लाइपेज कह सकते हो, लैक्टोज कह सकते हो, ट्रिप्सिन कह सकते हो, सब एंजाइम है। तो 2-3 को के नाम लिखना होगा। एमाइलेज में कह देना यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ता है। पेप्सिन के कह देना यह प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है, जो पेट में अम्लीय वातावरण की सक्रिय करता है। लाइपेज क्या करता है? यह वसा को ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में तोड़ता है, वसा को पचाता है, घुमा फिरा के ज्यादा ना कहा जाए तो 2-3 को लिखना, ज्यादा नहीं, 2-3 को लिखना काफी है। ठीक है, तो ये आपका हुआ सब 2 नंबरिया क्वेश्चन। 1-2 बार इसे लिख लेना। देखो कोई क्वेश्चन इसमें बड़ा है, तो उसे क्या करना, अपने हिसाब से मेन पॉइंट धके लिख लेना जो बताया गया है, और वही 2-3 बार रिपीट मार लो, रिवीजन कर लो, आराम से आ जाएगा। इसके बाद हम दीर्घ प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। ठीक है, आराम से लिखना।